एक छोटे से गांव में तीन दोस्त रहते हैं, रामू, लखन और बसंत। तीनों की दोस्ती गांव में एक मिसाल थी। ये तीनों एक दूसरे के साथ रहते, मेहनत मजदूरी करते और अपनी गरीबी में भी खुश रहते। हर सुबह वे अलग अलग दिशाओं में काम की तलाश में निकल जाते और शाम को एक साथ बैठकर दिन भर की कमाई बांट लेते। गाँव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते और कहते, जैसे रामू, लखन और बसंत की दोस्ती है, वैसी ही दोस्ती हर किसी को नसीब हो। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। वो धनी दिखने वाला एक व्यापारी था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या आप लोगों ने रामू, लखन और बसंत के बारे में सुना है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गांव वालों ने उसे तीनों दोस्तों का पता बताया। व्यापारी उनके पास पहुंचा और बोला, मेरा नाम राजा सिंह है, मैं हीरों का व्यापारी हूँ। मैं तुम तीनों की दोस्ती के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। राजा सिंह की बातें सुनकर बसंत ने उत्सुकता से पूछा, आप हमारे बारे में क्या जानते हैं? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। राजा सिंह मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा, मैं इस गांव में पहली बार आया हूं, लेकिन जैसे ही मैंने तुम तीनों की दोस्ती के बारे में सुना, मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम लोगों ने मेहनती और ईमानदार हो। अगर तुम्हारे पास दौलत हो, तुम अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक राज बताऊं जो मेरे सीने में दफन है। उस राज के बदौलत मैंने कभी धन की कमी नहीं देखी। राजा सिंह की बातें सुनकर ये तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। रामू ने पूछा, ये कौन सा राज है? क्या आप हमारी मदद करना चाहते हैं? राजा सिंह ने गंभीर होकर कहा, ये बात 10 साल पहले की है। मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था। मेरे पिता वैद्य थे, लेकिन उनकी कमाई से मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन मेरी माँ को भयंकर बीमारी हो गई। पिताजी ने कहा उनका इलाज सिर्फ एक दुर्लभ जड़ी बूटी से हो सकता है जो पहाड़ों और जंगलों में मिलती है। मैंने वो बूटी ढूंढने का फैसला किया, लेकिन वह नहीं मिली। 2 महीने बाद जब मैं घर लौटा तो पता चला कि मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। राजा सिंह की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने आगे कहा, उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं उस बूटी को जरूर ढूंढूंगा। फिर मैं फिर से जंगलों की तरफ निकल गया। जब मैं घाटी में गया, मेरी आंखों के सामने एक अद्भुत नज़ारा था। वहाँ जहाँ तक नजर जाती हीरे और मोती बिखरे पड़े थे। मैंने उसका जाने का एक बड़ा हिस्सा निकालकर सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। आज भी जब मुझे धन की ज़रूरत होती है, मैं वहाँ जाकर हीरे निकाल कर ले आता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकता हूँ। लखन ने उत्सुकता से पूछा, हजूर, क्या आप सच कह रहे हैं? ये सब किसी सपने जैसा लगता है। राजा सिंह मुस्कुराए और बोले, यकीन तो तुम्हें तब होगा जब तुम खुद जाकर वहाँ देखोगे, लेकिन एक शर्त है, तुम इस राज को किसी और को नहीं बताओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों दोस्तों ने एक साथ कहा, हमें आपकी शक्ति मंजूर है। राजा सिंह ने उस जगह का पता बताया। कुछ रुपए देते हुए कहा, ये पैसे सफ़र में काम आएंगे। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बातों को गंभीरता से लोगे। इतना कहकर राजा सिंह चले गए। सेठ राजा सिंह के जाने के बाद तीनों दोस्त आपस में बातचीत करने लगे। रामू ने संदेह जताते हुए कहा, क्या सच में ऐसी कोई जगह हो सकती है? कहीं सेठ ने हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया? बसंत ने जवाब दिया, मुझे तो सेठ की बातों में कुछ छल कपट नहीं लगा। हमें एक बार जरूर जाना चाहिए। तीनों दोस्त उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना कुछ सामान इकट्ठा किया और सफ़र पर निकल गए। यात्रा लंबी थी, इसलिए वे जहाँ भी उपयुक्त स्थान मिलता वहीं आराम कर लेते। चलते चलते 4 दिन बीत चुके थे। एक दिन जब वे रास्ते से गुजर रहे थे, लखन ने कराहते हुए कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, जल्दी से पानी ला कर दो वरना मेरी जान निकल जाएगी। ये कहते हुए तड़पने लगा। लखन की हालत देखकर रामू चिंतित हो गया और बोला, बसंत, जल्दी से कहीं से पानी खोज कर लाओ। ये सुनकर बसंत एक बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल गया। लेकिन जैसे ही बसंत वहाँ से गया, लखन तुरंत फुर्ती से खड़ा हो गया। ये देखकर रामू हैरान रह गया और बोला, ये क्या, तुम तो भले चंगे हो, फिर ये प्यास का नाटक क्यों किया? लखन मुस्कुराते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुम्हें इतना भी नहीं समझते। मैंने ये नाटक सिर्फ बसंत को जहाँ हटाने के लिए किया था, ताकि मैं तुमसे अकेले में ज़रूरी बात कर सकूं। रामू ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो बसंत के सामने आप नहीं कर सकते? लखन ने गुप्त स्वर में कहा, बात यह है कि अगर तुम चाहो तो उस खजाने के मालिक सिर्फ हम दोनों बन सकते हैं। रामू चौंक कर बोला, क्या मतलब? बसंत का उसका कोई हक नहीं होगा? लखन ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं।
मैं नहीं चाहता कि वो उस जगह तक पहुँचे। अगर तुम मेरा साथ दो तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। सोचने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि बसंत कभी भी वापस आता ही होगा। हम रास्ते में किसी भी मौके पर उसे ख़त्म कर देंगे और फिर खजाने की अकेले मालिक हम दोनों ही हो जाएंगे। रामू असमंजस में बोला, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी होगी। लखन सहमत को होते हुए बोला, मुझे मंजूर है, चुप रहो, लगता है बसंत आ रहा है। तभी बसंत वहाँ पहुँच गया और बोला, चलो दोस्त, जल्दी से लखन को पानी पिला दो। लखन ने पानी पीते ही नाटक करते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसकी जान में जान आ गई। बेचारा बसंत उन दोनों की साजिश से पूरी तरह अनजान था। बारी बारी से तीनों ने पानी पिया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन लखन को चैन नहीं आ रहा था। वह रास्ते पर बसंत से छुटकारा पाने की योजना बनाता रहा। इसी उधेड़ बुन में एक और दिन बीत गया। चलते चलते वे लोग एक झरने के पास पहुंचे। झरना देखकर लखन का मन खुशी से उछल गया और वो सोचने लगा, अगर बसंत को इस झरने से ऊपर से धक्का दे दिया जाए तो उसकी मौत निश्चित है। हाँ, यही सही मौका है। उसने अपने दोनों दोस्तों से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा इस पहाड़ी पर चढ़कर आगे का रास्ता देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये कहकर लखन पहाड़ी पर चढ़ गया और वहाँ पहुँचकर वो खुश होने का नाटक करने लगा और जोर से बोला, अरे दोस्तों, यहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल अद्भुत है। कुदरत का ऐसा नज़ारा मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुम लोग भी जल्दी से ऊपर आ जाओ, देखो कितनी खूबसूरत जगह है। उसकी बातें सुनकर रामू और बसंत भी पहाड़ी पर चढ़ गए। वे भी वहाँ से कुदरत के इस हसीन नज़ारे को देखने लगे। जब तीनों दोस्त इस नज़ारे को देख रहे थे, तब भी लखन चुपचाप बसंत के पीछे गया और अचानक से उसको जोर से झरने में धक्का दे दिया। झरने में गिरते ही कुछ पलों में बसंत आंखों में उजल हो गया। अपनी योजना पूरी होते ही लखन जोर जोर से हंसने लगा। रामू जो चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था, कुछ पल के लिए डर और सदमे में था, लेकिन फिर उसने भी लखने के साथ जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने बसंत को अपने रास्ते से हटा दिया। अब वे दोनों खुश थे कि मिलने वाले खजाने में सिर्फ वे ही हिस्सेदार होंगे। दूसरी तरफ बसंत झरने से बहता हुआ एक नदी में गिरा। वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठा था। वो बार बार जाल डालता, लेकिन उसी किस्मत में कोई भी मछली नहीं आ रही थी। लेकिन इस बार जब उसने जाल डाला, उसे जाल को भारी लगा। वो सोचने लगा, लगता है कोई बड़ी मछली फंस गई है। लेकिन जब उसने जाल खींचा तो देखा उसकी आंखें दंग रह गई। मछली की जगह पे एक बेहोश इंसान फंसा हुआ था। मछुआरा हक्का बक्का रह गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये क्या, मछली की जगह पे एक इंसान कैसे? उसने तुरंत बसंत को बाहर निकाला और उस होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर बसंत की जान बचाने के लिए वो उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहाँ से वो गांव के वैद्य को बुलाकर बसंत का इलाज करवाने लगा। इधर रामू और लखन तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लखन उत्साहित होकर बोला, दोस्त थोड़ा जल्दी करो, हम उस जगह पर पहुँचने ही वाले हैं। सेठ ने जिस जंगल का जिक्र किया था, यही वही जंगल है। इस जंगल के ख़त्म होते ही वो घाटी हमारे सामने होगी जहाँ खजाना रखा हुआ है। कुछ देर और चलने के बाद लखन ने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए, ताकि हम थकावट दूर कर सकें और खजाने को समेटने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। लखन ने पेट से कुछ फल तोड़े और दोनों फल खाने लगे। थकान के कारण रामू जल्द ही गहरी नींद में सो गया, जबकि लखन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसके दिमाग में एक और खतरनाक साजिश जन्म लेने लगी। उसने सोचा, क्यों न रामू को भी अपने रास्ते से हटा दूं। अगर मैं उसे भी मार दूं तो इस पूरे खजाने का इकलौता मालिक सिर्फ मैं बन जाऊंगा। लखन के दिमाग में लालच पूरी तरह घर कर चुका था। उसने सोचा, अगर मैं रामू को इस पेड़ से बांध दूं तो रात के समय जंगल जानवर उसे खा जाएंगे और मुझे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। योजना बनाकर लखन ने गहरी नींद में सोए रामू को चुपचाप पेड़ से कसकर बांध दिया। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, रामू की नींद खुल गई। रामू घबराकर बोला, अरे लखन, तुम मुझे जहाँ बांध कर कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। लेकिन लखन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। रामू निराश होकर सोचने लगा, ये धोखेबाज लखन मुझे फंसा कर चला गया, अब न जाने मेरा क्या होगा। कुछ देर बाद उसे दूर से एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। रामू ने जोर से आवाज़ लगाई, भाई साहब, मेरी सहायता करो, मुझे इस पेड़ से खोल दो। वो आदमी ठटक कर रुका और बोला,
तुम कौन हो? इस घने जंगल में इस हालत में क्या कर रहे हो? रामू जल्दी से बोला, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरी रस्सियाँ खोल दो। वो आदमी थोड़ा हिचकिचाया, उसने आदमी ने रामू की रस्सियाँ खोल दी और जैसे ही रामू आज़ाद हुआ उस आदमी फटकारते हुए बोला, अरे मेरे ज़्यादा नज़दीक मत आओ, मुझे दूर रहो। इसके बाद रामू तेज़ी से आगे बढ़ गया। वो मन ही मन सोच रहा था, मुझे किसी भी हाल में लखन से उससे पहले पहुंचना होगा। उधर लखन भी तेजी से खजाने तक पहुंचने के लिए बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे किसी कहराने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा एक बहुत ही बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था। जैसे ही बूढ़े आदमी ने लखन को देखा, वो दर्द भरी आवाज़ में बोला, बेटा मैं पास ही एक गाँव में रहता हूँ। मैं जहाँ जंगल में लकड़ियाँ लेने आया था, लेकिन अचानक से एक जंगली भैंस ने मुझे टक्कर मार दी। अब मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा दोगे? तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। लखन ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा मुझ पर रहम करो, इस जंगल में मैं अकेला जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन लखन बेरहमी से बोला, मेरी बला से तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर लखन वहाँ से आगे बढ़ गया। जैसे ही वो जंगल पार कर घाटी में पहुँचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ ढेर सारे हीरे मोती और सोने चांदी के सिक्के बिखरे पड़े थे। खजाने को देखते ही लखन खुशी से पागल हो उठा और जोर से चला, वाह, ये अब खजाना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इधर रामू भी तेजी से उसी घाटी की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी मिला जो दर्द से करहा रहा था। बूढ़े ने कहा, बेटा मेरी मदद करो, मेरा घर पास ही है, मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, वरना मैं इस जंगल में मर जाऊँगा। लेकिन रामू ने रूखेपन से कहा, अभी तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? चल बूढ़े, अपना रास्ता देख और मेरा रास्ता छोड़ दे। ये कहकर रामू भी तेज़ी से घाटी की ओर बढ़ गया और वो भी उस जगह पहुँच चुका था जहाँ खजाना रखा हुआ था। उसने देखा कि लखन बड़े बड़े थैलों में हीरे और मोती बढ़ रहा था। ये देखकर रामू के मन में ये विचार आया, उस सेठ ने गलत नहीं कहा था, लेकिन पहले लखन को मुझे सबक सिखाना होगा। बहुत ज़ोर से चिल्लाया, ठहरो लखन, खजाने को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते हो। लखन ये देखकर चौंक गया और बोला, तुम अभी तक जिंदा हो? रामू ने क्रोधित होकर जवाब दिया, तुमने तो मुझे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तभी अचानक कुछ नकाबपोश लोग आ गए। इससे पहले कि रामू और लखन कुछ समझ पाते हैं, नकाब लोगों ने पकड़ लिया और रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया। वे इसका दोनों को साथ में ले गए। दूसरी तरफ बसंत मशवारे के घर में बेहोश पड़ा था। वैद्य के उपचार के कारण 2 दिन बाद उसे होश आ गया। बसंत ने मशवारे का धन्यवाद करते हुए कहा, दोस्त तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान बंद रहूँगा। लेकिन अब मुझे अपने आगे के सफ़र पर निकलना होगा। मशवारे से विदा लेकर बसंत भी घाटी की ओर चल दिया। जब बसंत जंगल में पहुँचा, अचानक उसे दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। वो रुककर सोचने लगा, ये आवाज़ किसी की हो सकती है? लगता है कोई मुसीबत में है। उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था। बसंत ने उससे पूछा, अरे भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वो आदमी दर्द भरी आवाज़ में बोला, भाई तुम मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत, वरना ये भयानक रोग तुम्हें भी लग सकता है। लेकिन बसंत ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, भाई इंसानियत के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठहरो, मैं तुम्हारे गाँव को साफ करके पट्टी बांध देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी राहत मिले। कुष्ठ रोगी भावुक होकर बोला, आज तक मुझे इतनी अच्छी तरह से किसी ने बात नहीं की, तुम बहुत दयालु हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बसंत ने उसे गाँवों पर पट्टी बांधी और फिर कहा, बाबा मुझे कुछ ज़रूरी काम से आगे जाना है, लेकिन आपकी ये हालत देखकर मेरा मन नहीं मान रहा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम जिस भी काम के लिए जा रहे हो पहले वो काम पूरा करो। बसंत ने बूढ़े का आशीर्वाद लिया और अपने सफ़र पर आगे बढ़ गया। अभी बसंत कुछ ही दूर पर पहुंचा था कि उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बसंत ने पूछा, बाबा आप जहाँ अकेले क्या कर रहे हैं?
बूढ़े ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, बेटा मैं पास ही गांव में रहता हूँ, लेकिन एक जंगली भैंस ने मुझे टक्कर मार दी। अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मेरे गांव तक पहुँचा सकते हो? बसंत ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, हाँ बाबा बिल्कुल, मैं आपकी सहायता करूँगा। बताइए आपका गांव किस दिशा में है? ये कहकर बसंत ने बूढ़े का हाथ पकड़ा और उसके साथ चल दिया। वे दोनों जंगल से बाहर निकले, उस घाटी में पहुंच गए जहाँ ढेर सारा खजाना बिखरा पड़ा था। बिखरे हुए हीरे मोती देखकर बसंत हैरान रह गया और बोला, बाबा क्या आप इस खजाने के बारे में पहले से जानते थे? बूढ़े ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया, हाँ नौजवान, मैं इस खजाने से पहले से ही जानता था, क्योंकि ये खजाना मैंने ही जहाँ छुपा कर रखा था। बसंत चौंक और बोला, क्या बाबा, आपने ये खजाना जहाँ छुपाया था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तब बूढ़े बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा मैं असल में कोई साधारण बूढ़ा नहीं, मैं पालनपुर राज्य का राजा वीर सिंह हूँ। ये कहते हुए बूढ़े ने अपनी नकली दाढ़ी और वृद्ध वेश को त्याग दिया। अब बसंत के सामने और नहीं बल्कि स्वयं राजा वीर सिंह खड़ा था। राजा वीर सिंह को अपने असली रूप में देखकर बसंत चौंक गया और बोला, आप राजा वीर सिंह, लेकिन ये सब क्या माजरा है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बसंत ये सब मेरा ही रचा हुआ नाटक था। दरअसल मेरा कोई पुत्र नहीं है, अतः मैं उत्तराधिकारी की तलाश में निकला हूँ जो मेरे बाद इस राज्य की देखभाल कर सके। मैं उसे तलाश कर रहा था जो पूरी ईमानदारी और मेहनत से राज्य का ध्यान रख सके, लेकिन आज तक मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। मैं हमेशा से ऐसे व्यक्ति की खोज में था जिसमें ना केवल ईमानदारी और मेहनत हो बल्कि दया की भावना भी हो। राजा ने आगे बताया, एक दिन मेरा काफिला तुम्हारे गांव से गुजर रहा था जहां मैंने सुना कि वहाँ 3 दोस्त रहते हैं। वो बहुत ईमानदार और सच्चे माने जाते हैं। मुझे लगा कि शायद मेरी खोज वहीं पूरी हो सकती है, इसलिए मैंने एक व्यापारी का वेश धारण किया और तुम तीनों से मिलने तुम्हारे गांव में आ गया। व्यापारी के रूप में मैंने ही तुम तीनों को इस जगह के बारे में बताया था और तुम्हारे खजाने की जानकारी दी। ये खजाना भी मैंने ही जहाँ रखवाया था और इसकी सुरक्षा के लिए मैंने अपने सैनिकों को जंगल में छिपा कर तैनात कर दिया था। मेरा आदेश था कि तुम तीनों के अलावा कोई भी इस खजाने को हाथ न लगा सके। राजा ने आगे कहा, लेकिन जब तुम्हारे दोनों दोस्त जहाँ पहुँचे, लालच ने उनकी आंखों में पर्दा डाल दिया। वे दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। इससे पहले कि वे एक दूसरे की जान ले लेते, मेरे सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे दोनों अब मेरी कैद में हैं। राजा ने आगे बताया, मैं और मेरे खुश खास आदमी अलग अलग रूपों में तुम्हारे सामने आते थे। कभी एक व्यापारी के रूप में, कभी एक बूढ़े बाबा के रूप में, कभी एक लाचार कुष्ठ रोगी के रूप में। मैं ये देखना चाहता था तुम तीनों में कौन सा सबसे दयालु और ईमानदार है। आखिरकार केवल तुम ही मेरी इस परीक्षा में खरे उतरे। तुमने न केवल किसी को धोखा दिया और न ही लालच में पड़े, बल्कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ी तो उन्हें दूसरे की सहायता की। इसलिए बसंत, आज मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। अब से मेरे राज्य की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सुनकर बसंत हैरान भी था और खुश भी। उसने राजा से कहा, महाराज मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन मेरे वो दोनों दोस्त कहाँ हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें माफ़ कर दें और रिहा कर दें। राजा ने बसंत की विनम्रता और दोस्ती की भावना को देखकर कहा, ठीक है बसंत, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इसके बाद राजा ने रामू और लखन को रिहा कर दिया। वे दोनों शर्मिंदा थे, उन्होंने बसंत जैसे सच्चे दोस्त को धोखा दिया था। दूसरी तरफ बसंत राजा के साथ महल में चला गया और वो राजा का उत्तराधिकारी बन चुका था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और दयालुता ने उसे एक नई पहचान दिलाई। अब वो आरामदायक और सम्मानजनक जीवन जी रहा था, जबकि उसके दोनों दोस्त अपने किए पर पछता रहे थे। कहानी से सीख, जो इंसान लालच से बचकर सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता के मार्ग पर चलता है वो अंत तक जीवन में सफलता और सम्मान पाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करना आपका एक फ़र्ज़ है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।